हे तुम हो कहाँ? पहले सामने आओ। हाँ तो आप आ गए? ये तो ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रहे तुम थे कहाँ पे इतने दिन। सॉरी यार टेक टू, और आप सबको सॉरी। दरअसल हमारे एग्जाम्स चालू थे, पर अब कोई बात नहीं है, अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगे। तो फिर जैसा कि आपने थंबनेल में जाना, आज का टॉपिक है जीन क्लोनिंग। और जीन क्लोनिंग होती क्या है, ये भी कईयों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, आप डीएनए जानते हैं, आरएनए, दोनों में ही जीन्स होते हैं। अब जीन्स होते क्या हैं? आखिर इन्हें क्लोन करने से पहले जानना तो होगा ना कि ये होते क्या हैं। तो देखिए, ये बहुत छोटे छोटे माइनर पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं डीएनए और आरएनए के। और किसी भी टुकड़े को आप जीन नहीं कर सकते तब तक जब तक वो कोई इनफ, ध्यान से सुनिए, कोई जरूरी इंफॉर्मेशन कैरी ना कर रहा हो जो किसी सेल के लिए जरूरी हो। यानी कि वो एक छोटा पार्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ उसमें इनफ इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। अब बात आती है क्लोनिंग की। तो क्लोनिंग अर्थात डुप्लीकेट, यानी हम किसी जरूरी जीन की जब कॉपीज बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे जीन क्लोनिंग है। आपको एक जरूरी बात बतानी है, वो ये कि ये जीन क्लोनिंग वाला वीडियो 3-4 पार्ट्स में होगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, और इससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए, जाने से पहले आपको जीन और जीन के क्लोनिंग के बारे में बताया था। यानी कि जीन क्लोनिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम किसी स्पेशल जीन को लोकेट करते हैं, यानी कि ढूंढते हैं, फिर उसकी कॉपीज बनाते हैं। पर इससे पहले शुरुआत करें उससे पहले कुछ यहाँ पर भी टर्मिनोलॉजीज को जानना तो ज़रूरी ही है। देखिए, किसी चीज़ में चेंजेस करने के लिए उसे हमें काटना, छांटना, जोड़ना, तोड़ना, ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक यही सब हम जीन्स के साथ भी करते हैं, और उसके लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फर्स्ट, एक जीन। ये तो कॉमन सी बात है, जीन क्लोनिंग के लिए जीन तो चाहिए। उसके बाद एक होस्ट, या यूँ कहें एक होस्ट सेल, जिसके अंदर हम ये सारे प्रोसेस को अंजाम दे पाएँ। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस। अब जिन्हें न्यूक्लियसेस नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, ये ऐसे एंजाइम्स हैं, यूँ कहें केमिकल्स होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या फिर आरएनए को कैंची की तरह जगह जगह से काटते हैं, यानी कि टुकड़े करते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो बाहर किनारों से काटे उन्हें एक्सोन्यूक्लियस, और जो बीच से कट करे उन्हें एंडोन्यूक्लियस। सिंपल है ना। और वैसे तो ये बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम की तरफ भी वर्क करते हैं। ये इन्हें वायरसेस से बचाते हैं, फिर नहीं बैक्टीरियाज को। अब मेथाइलेटेड, अनमेथाइलेटेड डीएनए, ये फिर कभी। जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं उन्हें हम 4 बेसिस पे डिवाइड करेंगे। कोफैक्टर रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, सीक्वेंस स्पेसिफिक होने की बेसिस पर, सब यूनिट कंपोजिशन के आधार पर, और क्लीवेज पोजीशन के आधार पर। इन सब के बारे में फिर कभी। आप अगर इनके नामों को ध्यान से देखें तो इनके नाम के जो शुरुआती के 3 लेटर्स होते हैं ना, वो उनके सोर्स को बताते हैं कि ये कहाँ से आइसोलेट किए गए हैं, या यूँ कहें बनाए गए हैं। जैसे कि हिन, इसका मतलब एच इन्फ्लुएंजा, या इको R1, इसमें इको का मतलब एस्चेरिशिया कोलाई, या यूँ कहें इकोलाई। और इसके साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम वायरस, आर्किया, इन सबसे प्राप्त करते हैं, पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। अब आप ये नाम ध्यान में रखिएगा, जैसे न्यूक्लियस तोड़ते हैं वैसे ही लाइगेज जोड़ते हैं। इन्हें हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। देखिए, 2 डीएनए को जोड़ने के बाद जो बनेगा उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूँ कहें आरडीएनए। और इस आरडीएनए में कुछ गैप्स बच जाते हैं जिसे हम निक्स कहेंगे, और ये उन निक्स को भी सील करते हैं, या यूँ कहें कवर करते हैं, पैक करते हैं, या भर देते हैं। ये बाई नेचर बेसिक होते हैं। ये एक स्ट्रैंड के फॉस्फेट एंड को और दूसरे स्ट्रैंड के डीऑक्सीराइबोज एंड को पकड़कर चिपका देते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले आप सब में से कोई ये बताए कि सेंट्रल डॉगमा किसे कहते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लगे हाथ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है एल्कलाइन फॉस्फेटेज।
ये ज़्यादा कुछ नहीं करते, ये बस डीएनए के एंड से, कौन से 5 एंड से, 3 एंड से नहीं, 5 एंड से फॉस्फेट निकाल देते हैं बस। मतलब कट पीट करते हैं, कैची है। और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इससे मतलब क्या है। तो देखिए, अगर सेम ही स्ट्रैंड से हम 5 एंड को नहीं निकालेंगे तो दोनों एंड यानी कि 3 एंड और 5 एंड आपस में मिलकर दोबारा सर्कुलर फॉर्म बना लेंगे। तो इसका मतलब हमारी सारी मेहनत तो बेकार हो गई। ये रीसर्कुलाइजेशन या सेल्फ लाइगेशन को रोकते हैं। और आपको बताया ना, लाइगेशन का मतलब जुड़ना। टर्मिनोलॉजीज पर ध्यान रखिएगा। और इससे एक नई समस्या जन्म होती है, वो ये कि अगर मान लो हमें 5 एंड पर दोबारा से फॉस्फेट की जरूरत पड़ी तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर एक दूसरा केमिकल यूज में लिया जाता है जिसका नाम है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। क्योंकि आप तो जानते हैं कि एटीपी में फॉस्फेट्स होते हैं, तो ये उसमें से फॉस्फेट निकाल कर, या बहुत से लोग उसे गामा फॉस्फेट बोलेंगे, उसमें से एक फॉस्फेट को निकाल कर 5 एंड पर चिपका देगा। आप सबको यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सब में से किन किन को सेंट्रल डॉगमा याद है, जरा कमेंट में लिखेगा, देखते हैं किस किस को याद है। देखिए, सेंट्रल डॉगमा कुछ नहीं, बस इतना बताता है कि डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन्स। सिंपल, यानी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इन सब चीज़ों के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर होने वाली प्रोसेस जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, जरूरत पड़ने पर हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं और इसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो केमिकल इसमें हेल्प करेगा उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि वो आरएनए से डीएनए बनाएगा। यहाँ से एक बात बताऊँ, इस प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा यूज हुआ। कैसे, अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा प्लीज़। देखिए, हम आपको बताते हैं। आप सबने RT-PCR का नाम सुना है? अरे वही जो कोरोना टेस्ट के लिए यूज हो रहा था, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से हम किसी स्पेसिफिक या किसी जरूरी RNAs के कॉम्प्लीमेंट्री DNAs बना सकते हैं और इससे हम उनकी मौजूदगी का पता लगा लेंगे। ऐसे ही तो कोरोना वायरस की पहचान हुई भाई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNAs की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री DNAs बनाते हैं या डबल हेलिकल DNA स्ट्रैंड। और इनकी खास बात यह है कि इससे इनकी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती। देखिए, अभी तक हमने 5 एंड से फॉस्फेट ग्रुप को निकाला, पर अगर क्या हो हमें ज़रूरत पड़े 5 एंड और 3 एंड के दोनों हिस्सों को कट करके निकालने की, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक नया केमिकल जिसका नाम है S1 न्यूक्लियस। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एस्परजिलस न्यूक्लियस S1, इंडो न्यूक्लियस S1, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस S1। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों सिरों को ब्लंट कर देता है। अब जिन्हें ब्लंट एंड्स नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, अगर डीएनए के डबल हेलिक्स में से एक ये वाला पार्ट निकाल दिया जाए तो ये जो अधूरा पार्ट बचा है ना, इसे हम कहेंगे स्टिकी एंड। और अगर दोनों कट करके निकाल दिया जाए तो कहेंगे ब्लंट एंड्स। स्टिकी अर्थात चिपकने वाला, और ब्लंट मतलब बिना धार का। तो आप सबको इतनी सारी बातें समझ में आई। देखिए, एक्सोन्यूक्लियस के फील्ड्स में एक एक्सोन्यूक्लियस का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है और वो है लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस। देखिए, जो एल्कलाइ फॉस्फेट था वो 5 प्राइम से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल रहा था, पर ये लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड को ही निकाल देगा 5 प्राइम से। और फिर यहीं पे नहीं रुकता, ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी कन्वर्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा एडाप्टर। देखिए, एडाप्टर के साथ साथ एक और नाम आता है जिसे हम कहेंगे लिंकर। दोनों जो काफ़ी हद तक सेम ही हैं। दोनों ही शॉर्ट छोटे छोटे डीएनए या आरएनए के कट ऑफ्स हैं, टुकड़े जो डीएनए लाइगेशन में भाग लेते हैं। बस दोनों फर्क इतना है कि लिंकर्स होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और इनके दोनों सिरे ब्लंट होते हैं। पर वहीं अगर एडाप्टर को देखा जाए तो ये डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों हो सकते हैं और ये ब्लंट और स्टिकी दोनों एंड्स के साथ मौजूद होते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब हमारे बचे हुए मार्कर्स, क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट्स जो फिर कभी। और इससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक। हम उसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।